नमस्ते भारत, स्वागत है आपका द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में। केयर टेकर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ हमने काफी पॉडकास्ट किए। केयर टेकर एक्सटीरियर कंपनी के हेड मुस्तफा गोम जी, उनके बारे में उनकी टीम की तरफ से और उनके जो फैमिली मेंबर है उनकी तरफ से काफी हमने कुछ सुना था। बट आज खुद मुस्तफा गोम जी आज हमारे साथ है, जिन्होंने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर भी एक बुक लिखी है। धर्म हो या सोसाइटी का कल्चर छोड़ के उन्होंने उनके लाइफ में काफी ग्रोथ की है, उसके बारे में और उनके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में आज हम जानते हैं उनकी तरफ से। तो आज हमारे साथ है श्री मुस्तफा गोम जी। द एके टॉक्स। मुस्तफा सर, फाइनली द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट स्टूडियो में आप आ चुके हो। आपके कंपनी के साथ और आपके फैमिली मेंबर के साथ मेरे ऑलमोस्ट 3 से 4 पॉडकास्ट हो चुके हैं और फाइनली आज आप द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट के स्टूडियो में। सर, कैसे लग रहा है आपको? थैंक यू वेरी मच आकाश, इतने यंग हो। थैंक यू। आई थिंक अभी तो बहुत छोटे हो तुम। सर, मैं दिखता छोटा हूँ बट few years back I recently completed my 30. ओके, फिर भी छोटे ही हो ऐसा तो। एट दिस एज अच्छा आपने प्रोग्रेस किया है, अच्छा स्टूडियो बनाया है। थैंक यू। कोजी है, बहुत ब्यूटीफुल है। थैंक यू। और आई थिंक मैं काफ़ी टॉक शो आपका देखता भी हूँ। थैंक यू। अन्ना हजारे जी का भी आपने किया है। यस सर। काफ़ी एडवोकेट्स के किए हैं। यस सर। आई थिंक एक आध पुलिस डिपार्टमेंट से भी लोग आए थे। बरगे सर। हाँ, तो अच्छा जा रहे हो। थैंक यू। यू आर डूइंग वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। और आई थिंक आपकी कंटिन्यूटी रहती है, मैं आपके उस पे देखता हूँ सोशल इंस्टाग्राम पे। इंस्टा पे आपकी कंटिन्यूटी अच्छी है। सो यू आर डूइंग गुड जॉब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर, क्या बताओगे सर? ऑलरेडी मतलब मैंने आपके बारे में इतना सुना है, बट आज के पॉडकास्ट में मैं हूँ ना, आपके लाइफ के बारे में डेफिनेटली हम बात करेंगे, बट लाइफ के बारे में आपका क्या पर्पस है, क्या थॉट प्रोसेस है, इसके बारे में हम ज्यादा बात करते हैं, राइट? सर, क्या बताओगे, कब सोचा था कि मुझे एक केयर टेकर एक्सटीरियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये ओपन करनी है, इसके बारे में कब सोचा था सर? ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा। क्योंकि ऐसा देखने आओ तो मैं बताऊँ तो मैं बहुत पुअर फैमिली से था। इसलिए हमारा बचपना तो बॉम्बे के झोपड़पट्टी में ही गया है। ऐसा आज स्लम अच्छा वर्ड है, लेकिन झोपड़पट्टी रियलिटी झोपड़पट्टी में ही हम बड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे रह के वैसा सोचना तो बहुत दूर की बात होती है। ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही, मेरे मदर फादर की दुआ, उनकी मेहनत, हमारे हिज होलीनेस सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन आका, अभी हमारे हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन आका की मतलब दुआ है कि जिसके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। अदरवाइज ये होना, क्योंकि मेरे साथ जितने लोग थे मेरे बचपने में, उसमें से हार्डली हम 10 से 12 लोग कुछ ऊपर आए होंगे। ओके। बाकी हमने देखे उसमें से कितने लोग तो अभी मैं जो एज पे पहुंचा हूँ उसमें बीमारी से मर गए, भूख से मर गए, या तो फैमिली इश्यूज में मर गए। कि आदमी इतना इजी नहीं है, ये तो बस तुमको ऊपर वाले का कुछ एक करिश्मा होना ही चाहिए तुम्हारे पे, तो ही तुम बाहर निकल सकते हो। अदरवाइज जो डेंसिटी थी हमारी वो झोपड़पट्टी की, हजारों लोग रहते थे और दोस्ती लोगों से तुम्हारी बहुत अच्छी होती, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहता है, व्यवहार बहुत अच्छा रहता है लोगों के, कि लोग एक दूसरे से पर्सनल टच रखते हैं। तो आपका सवाल था कि आप केयर टेकर्स, तो मैंने ऐसा कुछ सोच के तो नहीं किया था आकाश। ये तो मैं ऐसा बोलूँगा कि गॉड गिफ्टेड ही मेरे लिए कि आज मैं अच्छी एक कंपनी बन चुकी है। मेरा एक्सपीरियंस ये फील्ड के अंदर काफ़ी हो चुका है, मेरे पास अच्छी टीम है, अच्छे लोग साथ में हैं। वही लोग हैं जो 20-25 साल से साथ में मेरे लिए काम नहीं कर रहे, खुद के लिए काम कर रहे हो, वो खुद कंपनी चला रहे और उसके फ्रूट्स मेरे को आ रहे आज। तो आई एम हैप्पी, आई एम लक्की। करेक्ट।
और इस तरीके से कंपनी की आगे मैं बताऊंगा हाँ कि कैसे एग्जैक्टली एग्जैक्टली कैसे आया केयर टेकर्स। सर एग्जैक्टली सर मतलब मैं तो बोलूँगा मेरे जन्म के पहले से आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो और काम कर रहे हो सर उस टाइम का जो स्ट्रगल मैं बोलूँगा वो काफ़ी अलग था। और 2025 में ये सोशल मीडिया के ज़माने में हम बोल सकते हैं यहाँ पर तो एक अलग ही कंपटीशन है सर। कैसे आपने आपको ग्रो किया, मतलब आप क्या सजेशन दोगे लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो खुद को कैसे ग्रो करना चाहिए? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को ग्रो करना है, ज़रूरी है। ऐसा तो हर एक जन को ग्रो होना ही चाहिए, नहीं तो तुम्हारी लाइफ का मकसद ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम्हारे पास जो 40 साल 50 साल या 70 साल, हालांकि 60 साल के बाद तो हम डिपेंडेंट ही हो जाते हैं, ज़्यादा में ज़्यादा 70 साल के बाद तो जो तुम्हारा अचीवमेंट की लाइफ है अप टू 50-60 ईयर्स है। ग्रो होना ही चाहिए आदमी को, पॉजिटिव रहना चाहिए, एक तो हार्ड वर्क करना ही चाहिए। भले आप कोई कहाँ पे भी पहुँचो लेकिन हार्ड वर्क तो होना ही चाहिए। करेक्ट। हार्ड वर्क की मीनिंग ऐसा नहीं है कि कुछ आपको भागदौड़ करना है, लेकिन टाइम टू टाइम वो काम को उतना टाइम देना ही है जिससे वो वर्क सेटिस्फाइड होवे। क्योंकि जैसे आप एज वाइज आगे जाते हो आपको सोशल एक्टिविटीज़ होती है, शायद आप जो बिल्डिंग में रहते हो वहाँ पे आप लोगों से अटैच हो जाते हो, तो कहाँ ना कहाँ नवे नवे लोग मिलते रहते हैं, नवा नवा कारवा बनते जाता है। तो हमको मेहनत करनी चाहिए। करेक्ट। हार्ड वर्क करो, ईमानदारी से करो। करेक्ट। क्योंकि आज सोशल मीडिया वगैरह पे जो दिखाते हैं वो 100% बराबर नहीं होता है, तो हम उसको ज़्यादा नहीं देखें। करेक्ट। हम अवॉइड करें, अच्छी चीज़ देखें जो अच्छी चीज़ उसमें से है। हालांकि मालूम नहीं पड़ता है, कभी कभी हम भी देख के खुश हो जाती है ऐसा कैसा होता है करके। अभी नवा चल रहा है कि चाइना के अंदर वापस एक वायरस आ गया है, लेकिन वही वापस दूसरी एक वीडियो आती है कि चाइना में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे कोई वायरस नहीं है। तो एक्चुअल क्या है आज के ज़माने में मालूम नहीं पड़ता है। करेक्ट। और जूने ज़माने में ये हमको मालूम ही नहीं पड़ता था, इसलिए हम बेफिक्र रहते थे। वी वर हैप्पी एक्चुअली। एग्जैक्टली। आज टेंशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग मैसेजेस मीडिया के थ्रू बहुत फास्ट आते हैं। ट्रू 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 ट्रू। करेक्ट सर मैं यही पॉइंट लेके थोड़ा आगे बढ़ता हूँ सर। इतने साल का आपका एक्सपीरियंस, 40 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल लाइफ में सर। जो लाइफ का जो फेलियर है, करेक्ट, इसके बारे में क्या बताओगे? आपने मतलब ऑब्वियसली कहा ना कहा तो आपके लाइफ में एक टाइम पे तो फेलियर आया ही रहेगा, उस टाइम पे आपने लाइफ फेलियर कैसे हैंडल किया? भी लाइफ फेलियर के अंदर एक टाइम पे नहीं, मेरे को तो बहुत टाइम पे हुए। ओके। हाँ, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हम अक्सर सोचते हैं कि भाई मैं ये साल काम करता हूँ या फिर अभी ये नवी जगह पे मैं कुछ जाके कुछ करूँगा तो उसमें मेरे को रिज़ल्ट अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमको रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, या लोग हम जिससे अप्रोच करते हैं या लोग जिससे मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, या फिर तुम्हारे नसीब में ही नहीं है वो चीज़ होने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर एक बंदे को या हर एक इंसान को, या मैंने खुद अपने आप को उस तरीके से सोचा हूँ कि मेरे को करते तो रहना ही है। 5 फेलियर में 1 सक्सेस तो मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हर जगह पे फेल होऊंगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। करेक्ट। जैसा दुकान आदमी लेके बैठा है तो उसके वहाँ पे भी कस्टमर 5 आते हैं और 1 ही लेके जाता है ना, तो 4 में तो उसका भी फेल हुआ है। करेक्ट। तो लाइफ में भी ऐसा ही है कि आदमी को मेहनत तो करते रहनी है। करेक्ट। अभी आज आपने ये सेटअप किए हैं, अभी आते जब नेक्स्ट टाइम आओ तो बाजू में दूसरे और एक सेटअप साथ में चालू होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो भले उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, मे बी प्रॉफिट नहीं भी मिलेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन 100% उस डबल सेटअप होने से आपको फायदा पक्का होएगा। करेक्ट करेक्ट। फेलियर के अंदर इनिशियली मैंने इंटीरियर स्टार्ट किया था, तो इंटीरियर के अंदर अभी लोग तो बहुत पैसे कमा रहे, लेकिन मैंने इंटीरियर स्टार्ट किया और इंटीरियर के अंदर हमको क्लाइंट भी बहुत अच्छे अच्छे मिले। अभी एक क्लाइंट ऐसा मिला कि जिससे हम बहुत अट्रैक्ट हो गए, उनके साथ काफ़ी टाइम निकालने लगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ 30 साल पहले की बात। 30 साल पहले की। हाँ, जब फर्स्ट फेलियर में ऐसा बता रहा हूँ आपको। ओके। उनके साथ हमने उनका काफ़ी काम भी कर चुके। अभी उस टाइम पे मेरे पास फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग भी नहीं था, मैं इधर उधर से पैसे लाके वो काम करता था। वो काम करने के बाद मालूम पड़ा कि वो बंदा अमेरिका चला गया।
मेरा काम कंप्लीट करके मेरे को पैसे के लिए लटका दिया। अब मैं अमेरिका फ़ोन करूँ तो कितनी बार करूँगा। आज आपके लिए पास इंटरनेट कॉलिंग है, उस टाइम पे हमारे पास वो भी नहीं थी। वो बंदा आया ही नहीं, मैं भी थक गया और वो पैसे चले गए। तो वो मेरा मेजर फेलियर हो गया वहाँ पे तो, क्योंकि इतने लोगों की उधारी हो गई मेरे सर पे और वहाँ से तो पैसे आने की उम्मीद ख़त्म हो गई। तो वापस अभी मेरे को वापस ज़ीरो से स्टार्ट करने का और उसमें लोगों को चुकाने का। तो इट वाज अ बिग फेलियर। करेक्ट। लेकिन उस टाइम पे भी हमारे गुरुजी अक्सर बोलते हैं कि आप जॉब मत करो, ओके बिजनेस करो। ओके। तो उस टाइम में भी दिमाग में वो था ही कि भाई मैं नौकरी पे नहीं लगूंगा, फिर ट्राई करता हूँ। फिर मैंने वापस स्टार्ट किया। अभी फिर मैंने इंटीरियर नहीं स्टार्ट किया। फिर जो मेरी ऑलरेडी जो फॉर्म में मैंने 9 साल काम किए थे, तो वो फॉर्म का वापस मैंने एक्सटीरियर का सब्जेक्ट स्टार्ट किया, छोटा छोटा चालू किया, लोगों की उधारी चुकाया और फिर बाद में सक्सेस चालू हुआ। करेक्ट करेक्ट। सर जैसे आपने अभी बताया कि बाद में सक्सेस चालू हो गया, मतलब ये तो बड़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस हम बोल सकते हैं। सर क्या बताओगे, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, मतलब मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, पॉडकास्ट के आते हैं या एक्टर्स में बहुत सारे देखता हूँ, उनका एक कोई प्रोजेक्ट अच्छा खासा हिट हो गया या एक उनकी रील हो या एक वीडियो उनके वायरल हो गई ना, तो वो हवा में उड़ने लगते हैं। बराबर है। तो आप क्या बताओगे कि व्हाट इज सक्सेस? बिकॉज सी recently I completed my 30, as I said. So you know what, somewhere I feel entertainment industry is somewhere is very good, but you know हम जब हमारी जब शादी की उम्र हो जाती है या कोई हम कोई बैंक में जा रहे हैं या कोई गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करना चाहते हैं या कहते हैं ना हम डॉक्यूमेंट्स के लिए काम करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई है देखता नहीं कि हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या उन्हें सिर्फ हमारी प्रोफाइल मैटर करती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीजें। सो आप क्या बताओगे कि आजकल के जमाने में सक्सेस कैसे देखना चाहिए? मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि सक्सेस हम दिमाग में ही नहीं लावे, हमको सिर्फ काम करते रहना है। हम एक साथ तो सक्सेस मिलेगा नहीं, एक साथ सक्सेस चाहिए तो गैम्बलिंग करनी पड़ेगी। नॉर्मल लाइफ का सक्सेस तो हर एक सीढ़ी चढ़ने पे ही आपको ऊपर जाने मिलने वाला है। हाँ, कोई दूसरा कोई अचानक किसी का जैकपॉट लग गया और वो लिफ्ट से चला गया तो अलग बात है, लेकिन 10,000 या 10 लाख में एक आदमी होता है। नॉर्मल इंसान को रोज मेहनत करनी है, रोज नवा नवा ट्राई करना है। जैसे आपने बोले कि एक मूवी हिट हो गई, उसको दिमाग में नहीं लाना है, उसको पकड़ना है कि मेरी 100वीं मूवी कब होगी और 100वीं मूवी हिट होएगी तो मैं खुश होऊंगा। करेक्ट। वैसे ही हर एक जन का अपना अपना जो भी फील्ड में होवे, तो थोड़ा वो दिमाग में नहीं लावे, उसको चाहत रहनी चाहिए कि नहीं ये मेरे लिए जो हुआ है ये कुछ भी नहीं है। करेक्ट। लेकिन वो चाहत कब आएगी कि आप जो भी सक्सेस हुआ है वो आप पहले दिमाग में बना दो कि सक्सेस का कुछ हिस्सा मैं किसी और को दूंगा। ये मेरी सोच है। करेक्ट। कि इसका मैं कुछ हिस्सा मैं कंट्रीब्यूट करूँगा टूवर्ड्स कोई भी एक, या बच्चे लोगों में दूंगा या हो सकता है बुजुर्ग लोगों को दूँ, क्योंकि आज बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिसका कोई नहीं है, हस्बैंड नहीं है या तो फिर बच्चे नहीं ध्यान देते हैं या तो बच्चे ही नहीं है। वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसके पास टैलेंट है, वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। करेक्ट। तो ऊपर वाले ने तुमको एक चांस दिया है, सक्सेस की पहली सीढ़ी दी है, तो कुछ हिस्सा तो तुम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो। शायद उसकी दुआ से तुम्हारा सक्सेस और अच्छा होगा। ट्रू। और सक्सेस एंड नहीं है। तुम ऐसा घमंड करने लग जाओ कि नहीं अभी मैं तो बादशाह बन गया, तो बादशाही ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं टिकेगी। करेक्ट। आज हमने देखे कि जनरेशन की जनरेशन खत्म हो जाती है बादशाह की, तो हमको तो अभी ऊपर ले जाना है। करेक्ट। तो सक्सेस का कोई अंत नहीं है। आप पीसफुली आराम से काम करते रहो, बस दुआ करो कि रोज सक्सेस मिले, और जो रोज मिल रहा है वही सक्सेस समझो आप। करेक्ट करेक्ट। वो एक आध पिक्चर या एक आध दुकान से 2 दुकान हो जावे या हमको एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग मिल जाए, ये कोई सक्सेस नहीं है। करेक्ट। सक्सेस तो उस दिन मिलेगा जब तुम किसी को खुश करोगे, जो तुम्हारे पैसे तुमने इनकम कमाए हो या जो तुम्हारे में कैपेबिलिटी है। अभी मैं तुमको बोलूंगा तुमको सक्सेस कब मिलेगा? करेक्ट। जब अच्छे लोगों का पॉडकास्ट करोगे तुम और वो लोगों का वायरल होगा। ट्रू ट्रू ट्रू। और उसको उससे बिजनेस मिलेगा।
करेक्ट तो उस दिन आकाश का नाम अपने आप आकाश पे आ जाएगा। सर जैसे आपने अभी रूटीन एक वर्ड यूज किया था आपके आंसर में सर, सर क्या बताओगे अगर लाइफ में सक्सेस पाना है या आगे बढ़ना है तो डेली रूटीन क्या रखना चाहिए? डेली रूटीन मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा हर एक लोगों के लिए कि पहले तो अब जो भी कम्युनिटी से हो, जो रिलीजन फॉलो करते हो, कुछ टाइम धर्म के लिए करेक्ट या सवेरे करो या शाम को करो, तो ये एक तो तुमको रखना ही चाहिए कि Correct. मेरी डेली रूटीन में इतना टाइम तो मैं अपने खुद के धर्म के लिए करेक्ट करेक्ट दूंगा। करेक्ट थोड़ी एक्सरसाइज, हेल्थ भी ज़रूरी है। फिर अब जब आते हो, जो या तो बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, जो भी करते हो, एटलीस्ट 8 से 10 घंटा रिलीजियसली आपको आपके काम को देना चाहिए। करेक्ट ज़रूरी नहीं है कि आप काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा या पैसा कुछ तरीके से आएगा, लेकिन आपको उतना मिनिमम काम तो करना ही पड़ेगा करेक्ट कि एक 8 से 10 घंटा आप कंटिन्यूस काम नहीं करते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि मिरेकल हो जावे, तो रोज़ मिरेकल नहीं होएगा। करेक्ट तो आपको वो ब्रेड एंड बटर बोलो या फिर आपकी लाइफ एंजॉय करने के लिए जो चीज़ आ रही है उसके लिए उतना टाइम तो मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए, 8 से 10 घंटा। फिर Correct. तुम्हारे पास 1-2 घंटा बचता है, लोगों की मदद करो। ज़रूरी नहीं पैसे से करो, जान से करो, फिज़िकली करो, तुम जिस तरीके से भी कर सकते हो। 12 घंटा ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हो, फिर 12 घंटा तुम्हारे खुद के लिए, करेक्ट पर्सनल फैमिली को लाइफ दो एटलीस्ट 1-2 घंटा। करेक्ट 8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है, ट्रू 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 तो वो 8 घंटे की नींद आप बराबर दो, तो Correct. एक आपकी रूटीन लाइफ स्मूथ अच्छी चलेगी। चलिए सो सर क्या रिकमेंड करते हो, मेडिटेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपको, क्या लगता है? बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में सब चीज़ आता है। ट्रू कोई योगा करे, कोई मेडिटेशन करे, कोई फिजिकल जिम में जाके ट्रू करे, ट्रू ट्रू या कोई बीच पे रन करे करेक्ट या ट्रैक्स पे भागे या गार्डन में जावे। करेक्ट एटलीस्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स तो मिनिमम हम बॉडी के लिए देना ही चाहिए। एग्जैक्टली दैट इज़ फॉर बॉडी। मेडिटेशन आप सोल के लिए बोल सकते हो, तो साथ में प्रेयर्स आप साथ में रखो मेडिटेशन। करेक्ट 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 तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और करना ही चाहिए, बल्कि इनफैक्ट हर लोगों को करना चाहिए। करेक्ट आई थिंक फॉरेन का तो एक कल्चर बन गया है। हिंदुस्तान में अभी हम लोगों के पास लाइफ इतनी बिजी होने के कारण सब लोग नहीं कर पा रहे, करेक्ट लेकिन ये ट्रेन में भागना, करना, आना जाना, यही हमारा मेडिटेशन है। ये बस में चढ़ना, रिक्शा का इंतज़ार करना। सर जैसे आपने बताया था कि डेली हमने लाइफ के लिए इतना कंट्रीब्यूशन देना जरूरी है, राइट सर? आपने आपके कम्युनिटी के लिए, आपके जो एरिया है कांदिवली में, वहाँ पर बहुत सारा काम किया है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो सर? अभी एक तो बहुत सारा काम जो बोलते हो ये वर्ड बराबर नहीं, मैंने बहुत कम काम किया हूँ। ओके हाँ, ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी, हमारे धर्म गुरु जी का आशीर्वाद है, जिसके वजह से मेरे को मौका मिला कि मैं वो थोड़ा काम कर सका हूँ। जो हमारी ट्रस्ट है वहाँ की कांदीवली की अंजुमन नजमी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी की जो ट्रस्ट है, तो उसके अंदर मैं सेक्रेटरी हूँ वहाँ का। और हमारे वहाँ 500 मकान है, 500 फैमिलीज़ रहते हैं हमारी कम्युनिटी के, और वेरी गुड पीपल जो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। स्पेशली ये चीज़ हमको कब मालूम पड़ी, ये कोविड आने से, कि ये कोविड आया तो खाली हमारे वहाँ के प्रीस्ट थे, उन्होंने खाली एक मैसेज डाला कि हमको लोगों को मदद करनी चाहिए करके, तो आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो थोड़ा पैसा कंट्रीब्यूट करो। तो विद इन 1 वीक हमारे पास इतनी अच्छी रकम आ गई कि हमने रोज़ के 3000 लोगों को, कांदीवली के आजू बाजू में जितने एरिया थे जो लोगों को खाना नहीं पहुंचता था, तो हमारी ये ट्रस्ट जो है अंजुमन नजमी दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जमात की तरफ से रोज़ के 3000 लोगों को खाना पहुंचाए। वाह, कम से कम नहीं तो 2000 से 3000 फैमिली को 15 दिन का राशन भर के दिए। तो ये कोविड आने से वो मालूम पड़ा कि लोग कितने अच्छे हैं। अदरवाइज हम डेली लाइफ में सबसे नहीं मिलते हैं, बिजी थे, सब अपने अपने चले जाते हैं, नहीं मुलाकात नहीं हो पाती है। लेकिन ये कोविड ने हम लोगों को अटैचमेंट एक दूसरे से मिलाया।
हर एक लोगों को एक कैसा आदमी को हर एक को खुद को अपनी भी हेल्प करनी चाहिए और दूसरे की भी कैसी हेल्प करनी चाहिए, ये हमको सिखाया। करेक्ट। हमारे कांदीवली एरिया में बोरीवली पुलिस डिपार्टमेंट एक्सेलेंट काम किया। पुलिस स्टेशन तो खाली रहता था उस टाइम पे, क्योंकि सब पुलिस कर्मचारी रोड पे थे, हर गली में थे। कितने बोरीवली कांदीवली में पुलिस ऑफिसर लोगों को कोविड हुआ, लेकिन वेरी हेल्पफुल पीपल। एक पुलिस डिपार्टमेंट, हमारा बीएमसी डिपार्टमेंट और म्यूनसिपैलिटी मेडिकल हॉस्पिटल, जो अक्सर हम बोलते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ टाइम लगता है क्योंकि क्राउड वैसा होता है ना, लेकिन बीएमसी हॉस्पिटल्स आर वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल। करेक्ट। क्या जितने कम पैसे में हमारा इलाज हो जाता है। तो हमको सरकार को और मोटिवेट करके इस तरीके की हॉस्पिटल बहुत बनानी चाहिए। ये हमारी बहुत फ्यूचर रिक्वायरमेंट है। क्योंकि खास मैं मुंबई से हूँ तो बोलूँगा कि मुंबई में लोग इतने आ रहे हैं, गुजरात से आते हैं, यूपी से आते हैं, एमपी से आते हैं, सब लोग आते जाते हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। रोड्स तो आप बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, उसके साथ में हॉस्पिटल, स्कूल्स और कॉलेज की भी रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली सर, जैसे आपने बताया कि आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, हमारे लिए तो काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं हम सर। सर क्या बताओगे सर, आपने एक बुक भी लिखी है, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर बुक लिखी है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो सर? अभी मोदी जी, मैं काफ़ी मतलब जब मेरी यंग एज में था तब से मैं नरेंद्र मोदी जी को कुछ ना कुछ पढ़ते रहता था। उस टाइम पे दूसरे प्राइम मिनिस्टर भी थे जब वो सीएम थे गुजरात के, और मैं गुजरात में पैदा हुआ हूँ। ओह, भले मैं पूरा मेरा चाइल्डहुड और मेरा बड़ा हुआ हूँ मैं बॉम्बे के अंदर, लेकिन बिकॉज मेरे मदर गुजरात से थे, और अक्सर क्या होता है कि माँ जहाँ से होती है तो बच्चा उसका बचपना गुजरात में भी होता है। Correct. मतलब वहाँ पे जाते हैं, उनके मैके जाते हाँ, थे, तो वेकेशन वगैरह में हम गुजरात भी जाते थे। तो मैं अक्सर वहाँ पे वो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर काफ़ी चीज़ देखता था, पढ़ता था, समझता था। जब वो पीएम बने तब भी मेरे को ऐसा था कि कभी मैं कुछ लिखूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था और मैं नहीं लिख पाता था। अभी बीच में मेरे पास अच्छा कोविड के अंदर टाइम था, तो मैंने नरेंद्र मोदी जी पे एक बुक लिखी। आई थिंक काफ़ी पॉलिटिशियन को वो बुक काम आई है, क्योंकि उस दिन तक नरेंद्र मोदी जी ने जितनी स्कीम्स लाए हैं या जितना भी अच्छा काम किए हैं, वो सब मैंने कोशिश किया हूँ कि कम कम लाइंस के अंदर उनकी चीज़ में डाल सकूँ, लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो वो मैंने उस तरीके से पूरी की। लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किए। गुजरात के हमारे सीएम साहब भूपेंद्र भाई पटेल ने उनकी बुक, मेरी बुक की लॉन्च की है। महाराष्ट्र के गवर्नर हमारे श्री रमेश बैस साहब ने एक अच्छा वागधारा करके प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किए और मेरी बुक को लॉन्च किए वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर। वाह। सो इट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर मी, और मेरे नसीब के मैंने हमारे पीएम पे एक बुक लिख सका। करेक्ट। और अमेज़ॉन पे भी काफ़ी बुक बिक चुकी है। करेक्ट। काफ़ी लोगों को मैंने ये बुक दे चुका हूँ। करेक्ट। काफ़ी जगह पे मैं जाता हूँ तो लोग मेरे को बोलते हैं वो बुक लेके आना ना, जैसे आपने भी बोले थे, मैंने तो already मैंने वो लाके आपको दिया हूँ बुक, आप भी पढ़ना। डेफिनेटली आपको काफ़ी चीज़ मालूम पड़ेगी कि मिस्टर मोदी ने लास्ट इतने सालों में कौन सी हमने तो सुने भी नहीं होते बहुत बार, क्योंकि हम जो स्टेट में रहते हैं हमको वहाँ का ही मालूम रहता है। एक पीएम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग बहुत सारे डिफरेंस काम करते हैं। तो वो बुक के अंदर आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और काफ़ी आपको ऐसा होगा कि अच्छा इन्होंने ये 15 साल में इतने सारे काम कर दिए। करेक्ट। और कोशिश करूँगा मैं और भी लिखने की बुक। एग्जैक्टली। और चालू है मेरा, एक सेकंड बुक भी आएगी जल्दी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा नहीं। चलो उसके लिए हम डेफिनेटली एक अलग पॉडकास्ट करेंगे। हाँ, बस ऐसा रखो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ डेफिनेटली सर क्या बताओगे आप, मतलब बॉम्बे जैसे सिटी में रहते हो और बहुत सारा आप काम है या फैमिली भी आप हैंडल करते हो, राइट? सो मेंटल हेल्थ कैसे स्टेबल करते हो, या मेंटल हेल्थ की तरफ आप कैसे देखते हो सर?
मेंटल हेल्थ के लिए अभी मैंने ये मेरे मदर फादर से सीखा हूँ। हम्म। एक तो आप बहुत शांत रहो, हम्म। सामने वाला की पहले बात सुनो तुम। हम्म। अक्सर बहुत बार हमारे में वो आदत आ जाती है कि सामने वाला कुछ बोलने जाता है उसके पहले हम हमारा बोल देते हैं। हम्म। तुम सुनने की ताकत रखोगे ना, तुम्हारा मेंटल हेल्थ अपने आप अच्छा हो जाएगा। हम्म। आप सामने वाले की बात पूरी सुनो, हम्म। वो कैपेसिटी तुम्हारे में आ जाएगी ना। कोई भी होवे, बड़ा आदमी होवे, छोटा होवे, बच्चा होवे, एटलीस्ट कुछ बोल रहा है तो पहले सुन के लो उसके। हम्म। अब पूरी सुनने की एक बार ताकत आ जाएगी, आपका मेंटल कभी हिलेगा नहीं। हम्म। 100% वो स्मूथ रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि अक्सर लोगों में वो सुनने की कैपेसिटी नहीं है। वो अंदर एक मैं खड़ा रहता है ना, जल्दी बाहर निकलता है, तू मेरी बात सुन, तेरी बाद में बोलना, हाँ, या मेरे को मालूम है ये सब चीज़। करेक्ट 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 करेक्ट। तो एक हमको सुनने की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। गुड लिसनर। हाँ, यू शुड बिकम अ गुड लिसनर। करेक्ट। वंस यू बिकम गुड लिसनर, खुद ब खुद तुम्हारी लाइफ स्मूथी हो जाएगी। मेंटली जो आपने पूछा है, मैं तो बोलूंगा मतलब पिछले 1-1.5 साल में मेरे सच में मतलब मैं मतलब मजाक से हटके कि मेरी लाइफ बहुत मेरे लाइफ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो चुकी, क्योंकि मैं मतलब आई ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 50+ पॉडकास्ट इन लास्ट Very 1 good. ईयर। Wow, हाँ, wow. और इसमें से 45 पॉडकास्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। सो व्हाट आई फील अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आते हैं, वो उनके थॉट एक्सपीरियंस बताते, तो मेरा बस यही काम रहता है वहाँ पे कि क्वेश्चन पूछो और उनकी बात सुनो। सो समवेयर आई फील कि इस पॉडकास्ट के वजह से मेरा एक मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं, और इतनी बड़े लेवल पे ग्रोथ हो रही है। मैं तो हर एक आदमी को बोलूँगा कि हमें दिन में या महीने में बहुत सारे अलग अलग ऐसे लोगों से मिलना जरूरी है जो अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं, बराबर, और बस उन्हें बराबर, सुनना चाहिए। बराबर है, ऐसा मुझे लगता है, भले कि आप रिकॉर्डिंग मत करो, पॉडकास्ट मत करो, बराबर है, बराबर, बट उन्हें सुनो। बराबर, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए तो उन्हें पूछने चाहिए, जैसे आप अभी बता रहे थे। राइट। बस ये बहुत अच्छी बात की तुमने आकाश के। लेकिन हम लोगों के से कांटेक्ट कैसे बढ़ाएंगे? हाँ। तो उसके लिए हमको थोड़ा सोशल मीडिया देखना कम पड़ेगा। ओके। क्योंकि आज हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, या हम फैमिली भी कभी साथ में बैठे, तो हर लोग अपने मोबाइल में बैठा हुआ है और अपना वो इंस्टा चला रहा है या फेसबुक चला रहा है। राइट राइट राइट। तो हम कैसे कांटेक्ट कर सकेंगे, लोगों से कैसे मिलेंगे? करेक्ट। तो जैसे हमने इसके पहले बात की, आपने मेरे को पूछा डेली रूटीन में क्या होना चाहिए। तो डेली रूटीन के अंदर इसका भी एक कैप पक्का होना चाहिए। ये हम मेंटली हर लोग दिमाग में बना ही लेवे। ये मेरा सजेशन है कि हम मोबाइल वापरेंगे, इंटरनेट वापरेंगे, लेकिन रोज का इतना ही टाइम वापरेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने और वाला है। अभी फोन या लैपटॉप में भी एक नया फीचर आ गया, स्क्रीन टाइम हम बोल सकते हैं। स्क्रीन टाइम हमारा सेट कर ले। इट इज ऑल अबाउट हेल्थ एक्चुअली उन लोगों ने रिकमेंड किया है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम मत यूज करो, लेकिन हम उल्टा करते हैं। बल्कि आज तो बच्चा करेक्ट। अभी हमारे रिसेंटली जो गुरुजी है, तो उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ी मुहिम स्टार्ट की है कि अब 15 साल तक के बच्चे को मोबाइल देने का नहीं, और उस पर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड उनका खास मैसेज है, और उस पर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी उनके पास तो ऑल ओवर वर्ल्ड से केसेस आते हैं कि कोई किसी का ऐसा हो गया, या किसी का अलग अलग डिफरेंट केस आते हैं। तो जिसके वजह से उन्होंने अभी ये चैलेंज हाथ में ली है कि हम कोशिश करेंगे कि कोई बच्चा 15 साल के अंदर मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। क्योंकि आज का ट्रेंड हो गया है कि माँ को कुछ काम है, या किसी से फ़ोन पे भी बात करना, तो बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि तू मोबाइल देख, मैं जब तक अपना काम कर ले। करेक्ट। या बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो उसको मोबाइल के साथ वो वीडियो देखता है और खाना खाता है। तो आप तो बच्चे को पैदा होते के साथ ही वो सिखा रहे हो कि भाई तुमको मोबाइल के साथ ही जीना है। हमारे गुरुजी सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब, अभी उन्होंने एक 15 साल के अंदर के बच्चों को मोबाइल नहीं यूज़ करने का एक मुहिम चलाए हुए है। और हम कोशिश करेंगे, हम हमारे पर्सनल लेवल पे, हमारे गांव लेवल पे, कि हम भी कोशिश करेंगे कि हमारे कांदीवली एरिया में, बोरीवली एरिया में, मलाड एरिया में कि उस तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह करेंगे कि जिससे
ये बच्चे 15 साल के अंदर के मोबाइल छोड़ के दूसरी एक्टिविटी में लग जाए। करेक्ट 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 सर, मैं थोड़ा एनर्जी के बारे में बात करता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी हो या निगेटिव एनर्जी हो, राइट सर। आप डेली स्केड्यूल में बहुत सारे लोगों को मिलते रहते हो, जी। आपको तो लोग देख के समझता रहेगा कि ये आदमी का बैकग्राउंड या नेचर कैसा है, राइट। सो क्या कहते हो सर कि अगर कोई आदमी एक निगेटिव एनर्जी लेकर चल रहा है, उसके थॉट्स जो है वो बहुत निगेटिव रहेंगे टुवर्ड्स एवरीवन, आप ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करते हो और ऐसे लोगों से कैसे दूर रहते हो? अभी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में आप बोलते हो, होनी चाहिए। अक्सर पहले तो हमको पॉजिटिव होना चाहिए। हम पॉजिटिव है तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। तो पहले तो हमको हमारी खुद की तैयारी एवरीडे की ऐसी होनी चाहिए कि आज मैं सवेरे निकलता हूँ, कम से कम झूठ बोलूँगा, नहीं बोलूँगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा आपको, कम से कम झूठ बोलूँगा, कम से कम लोगों को तकलीफ दूंगा। ये शायद हम पहले अपने आप में पॉजिटिविटी लेके आ जावे। करेक्ट। तो शायद जिसके साथ मिलेंगे, जिसका माइंड करप्ट रहेगा या क्रिमिनल रहेगा, शायद वो हमारे साथ रह के वो भी चेंज हो जावे। क्योंकि हम ऐसा नहीं करें कि भाई नेगेटिव वाले के पास नज़दीक जावे ही नहीं, उसको छोड़ देवे। हम उसको छोड़ देंगे तो फिर वो और दूर चला जाएगा। कि थोड़ा हम पॉजिटिवली तो होना ही चाहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि हमको भी रोज का कारोबार चलाना है ना। लेकिन उसके साथ में हम थोड़ा ध्यान में रखें कि ये आदमी, ये बंदा लगता है कि ये बातों में घुमाता है लोगों को, या फिर झूठ बोलता है, या तो इसका क्रिमिनल माइंड है, उसको भी हम थोड़ा टाइम देना चाहिए सोच के, खास कि हम इसको किस तरीके से सुधार सके। क्योंकि हमको दुनिया में लोगों को भी पॉजिटिव करना है ना। ठीक है, वो भी कोई ना कोई कारण से नेगेटिव हो गया होगा, या उसका सर्कल ऐसा मिल गया होगा। कोई इंसान खराब तो नहीं है। करेक्ट। हर एक आदमी अच्छा ही है, ऊपर वाले ने जमीन पे भेजा है तो अच्छा ही है, लेकिन कहाँ ना कहाँ हालात के हिसाब से वो खराब हो जाता है। करेक्ट। हाँ, लेकिन उतना हम इंडिविजुअल को ध्यान रखना ही चाहिए कि अगर हमारी खुद की कैपेसिटी नहीं होवे तो हम नेगेटिव पीपल या नेगेटिविटी लोगों के पास नज़दीक नहीं जाना चाहिए। कोशिश ऐसी करे कि जो अच्छे लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनके साथ ही घूमे हम, उनके साथ रहे, तो कुछ अच्छा चीज़ हम भी कर सकेंगे। एग्जैक्टली सर, क्या बताओगे सर, लाइफ लेसन क्या रहेगा? एक लाइफ लेसन मैं लोगों को बोलूँगा, ईमानदारी सबसे पहली बात। हालांकि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के अंदर फैमिली से स्टार्ट होती है। करेक्ट। तो वहाँ पे कोशिश करें हम कि जितनी कम से कम मैन्युपुलेट करें। करेक्ट। कम झूठ बोले, कम चीज़ छुपाए। बिजनेस में आते हैं या जॉब पे आते हैं, ईमानदारी से हम हमारा सब्जेक्ट, हमारा रोल पूरा करें। अगर ये सब चीज़ हम ईमानदारी से करते हैं, हमको सक्सेस मिलेगी, अच्छी लाइफ मिलेगी, खुद ब खुद अच्छे लोग मिलेंगे और हम अच्छा काम करेंगे। एग्जैक्टली। एट द एंड ऑफ द डे 50, 60, 75 साल के बाद तो आपको सिर्फ खाली रिवाइंड करके ही देखना है कि आपने क्या किया है। बहुत कम ऐसे होते हैं कि 70-80 साल के बाद भी पावर में रहते हैं। मैक्सिमम लोग का पावर ख़त्म ही हो जाता है। करेक्ट। तो कोशिश करें हम कि अच्छा काम करें। एग्जैक्टली। दुनिया में अच्छे लोगों से मिले, खुद पहले तो अच्छा काम करें तो अच्छे लोग अपने आप मिल जाएंगे। एग्जैक्टली सर, मैं मेरे आगे के पॉइंट पे आता हूँ सर। सोसाइटी और जो कल्चर है, ये आपके बिजनेस के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं? मतलब आपके बिजनेस पे एक सोसाइटी और कल्चर कितना इफेक्ट करता है, इसके बारे में क्या बताओ? अभी हमारे हिंदुस्तान का कल्चर जो है वो हर गली का अलग कल्चर है, हर स्टेट का अलग कल्चर है। और सोसाइटी जो है आज हमारी मॉडर्नाइज सोसाइटी होते जा रही है। मतलब वेरी डिफ़िकल्ट। आज की जनरेशन जो सोसाइटी में जीना चाहती है, जैसे कि हम थोड़ा पीछे जावे तो लोगों ने वो पेन के अंदर हुक्का जैसा लेते थे। हाँ। मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उसको वेब। क्या, वेब, हाँ वेब, सॉरी मैं भूल गया उसको। स्मोक करते वो। हाँ, जो वेब, हाँ वेब ही बोलते हैं है ना, वैपिंग करते हैं। हाँ। तो बहुत खराब है। कोई भी होवे वो। करेक्ट। आजकल तो हम देखते हैं कि स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे वैपिंग करते हैं। ट्रू। तो ये सोसाइटी खराब हो रही है हमारी। वेरी हार्मफुल। राइट।
इवन ये इंटरनेट लोगों को खराब कर रहा है, हम्म, क्योंकि आज एक्सेस नहीं है, आज ओपन टू ऑल है, बच्चे लोग कुछ भी देखते हैं। और बहुत यंग एज में हमारे यहाँ पे बहुत सारे केसेस हो रहे जो अभी आ नहीं रहे बाहर, करेक्ट। लेकिन नेक्स्ट फ्यूचर में ये सब आएंगे, तो ये सोसाइटी को फिर खराब कर रही है। तो कल्चर और सोसाइटी, कल्चर हम बराबर रखेंगे तो सोसाइटी अच्छी रहेगी। करेक्ट। तो कल्चर तो जो पहले हमारा रूट्स है वो वापस हमारे पेरेंट्स को कल्चर जगाना पड़ेगा, हमारे रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे करेक्ट। कि नवी जनरेशन नवी सोसाइटी में नहीं जावे, मॉडर्नाइज सोसाइटी में नहीं आवे करके। करेक्ट करेक्ट ट्रू। मेरे को ज़्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ही बता सकता हूँ तुमको। करेक्ट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सोसाइटी यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरह संभालना चाहिए। मॉडर्न सोसाइटीज़ में अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमको नहीं जाना चाहिए। भले फिर वो सोसाइटी के लोग जो भी होवे, ठीक है, वो अभी जिसके पेरेंट्स बहुत पैसे वाले हैं वो अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उसमें काफ़ी लोग ऐसे भी है जो हम जैसे वेपिंग करना या हुक्का पीना या फिर जो बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट में है बच्चे लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो नहीं जावे तो अच्छा है। करेक्ट। सेम वे कल्चर हमारा जो है पेरेंट्स ने जो देके गई है वो कल्चर हमको मेंटेन करना चाहिए। आज हम काफ़ी लोगों के बातों में आ जाते हैं और हम हमारा कल्चर चेंज करते हैं, रिलीजन में चेंजेस ले आते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरुजी जो थे, जो है, उनकी बात सुन के हमारा कल्चर मेंटेन करना चाहिए। और बिजनेस या जॉब जो भी करते हो आप, अगर वो भी आप ईमानदारी से करना ज़रूरी है। Correct. अगर वो आप ईमानदारी से नहीं करते हो, बिजनेस करते हो, तो बिजनेस के अंदर आपको लोगों को 100% नहीं दे सकते हो। चलो ठीक है, कोई ना कोई कारण है, आज कंपटीशन इतना है, तो लोगों को बिजनेस के अंदर 100% आप प्रोडक्ट नहीं दे सकते हो, लेकिन उतनी तो ईमानदारी करो आपके 90%, 95% तो लोगों तक पहुँचाओ। करेक्ट। ऐसा नहीं हो कि लोगों से 100 रुपया ले रहे हो और उसको 50 रुपये की डिलीवरी दे रहे हो। या जॉब करता है आदमी, भाई तुमको अफोर्ड होता है तो जॉब करते हो, तो अब जॉब करते हो तो तुम्हारे जो भी कंपनी है वो कंपनी को एटलीस्ट तुम्हारा 8 घंटा दो, ईमानदारी से दो, तो जिसके अंदर कंपनी के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट होएगा और उसका फायदा तुमको खुद को भी होगा। सर, आपकी जो कंपनी केयर टेकर एक्सटीरियर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर, उसके बारे में तो काफ़ी पॉडकास्ट हो चुके हैं और हर एक पॉडकास्ट में वही पूछता रहता हूँ कि कंपनी का विजन, कंपनी के गोल्स तो मुझे पता है सर, क्या कहोगे सर कि आगे आपके कंपनी को आपकी तरफ से बताओ कि आपकी कंपनी को अगले 50 साल में आप कहाँ पर देखते हो? अभी हमारा जो सब्जेक्ट है, हम बिल्डिंग नवी नहीं बनाते, हम बिल्डिंग को रिपेयर करते हैं। अभी हम अक्सर बिल्डिंग रिपेयर करने जाते हैं तो वो बिल्डिंग के अंदर 25% ऐसे मिलते हैं जो बहुत लेविशली रहते हैं, 25% ऐसे मिलते हैं जो हैंड टू माउथ, 50% ऐसे मिलते हैं कि उसको उसके बाप दादा का दिया हुआ है, लेकिन खुद इतना नहीं कमाते हैं तो वो सोसाइटी के मेंटेनेंस भी नहीं दे पाते हैं। करेक्ट। तो मैं एक अपने आप को बहुत लकी समझूंगा पहला तो, कि मैं वो फील्ड में ऊपर वाले ने मेरे को दिया है कि मैं बिल्डिंग रिपेयर रिस्टोरेशन करता हूँ। तो रिबिल्डिंग रिपेयर रिस्टोरेशन का सब्जेक्ट ऐसा है कि खाली हिंदुस्तान में नहीं, मतलब मुंबई नहीं, हिंदुस्तान नहीं, इसकी ज़रूरत ऑल ओवर वर्ल्ड में है। करेक्ट। तो हम तो कोशिश भी करेंगे और मैं इच्छा भी करूँगा कि खाली बॉम्बे नहीं, बॉम्बे से बाहर और दूसरी स्टेट में पहुँचे, दूसरी कंट्री में पहुँचे। आज हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है। मेरी बहन का बेटा अब्दुल कादर इलेक्ट्रिक वाला ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुका है। करेक्ट। वो आ चुका है। अभी मेरी बेटी इंजीनियर हो रही है, मेरा बेटा इंजीनियर हो रहा Correct. है, और दूसरे जो हमारे कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स है, तो अविनाश मिस्त्री है, उसका बेटा इंजीनियर हो रहा है, फिर सुनील भोसले है, संजय गार्ड है, अमित शिंदे है, मुनाफ रईस है, फरमान सैयद है, ऑफिस स्टाफ है हमारे पूरा। ये सब लोगों के भी बच्चे तैयार हो रहे हैं अभी, और मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा कि ये बच्चे भी हमारे साथ ही जुड़े और एक स्टेट लेके अपना अपना काम करें। करेक्ट। जिसका फ्रूट्स मेरे को भी मिले, उनको भी मिले।
Correct. उनको और कोई कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू ट्रू आज केयर टेकर एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक्सपीरियंस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आगे बढ़े। एग्जैक्टली सर, द एक के टॉक के हिंदी पॉडकास्ट के मंच पे आपके साथ बात करके काफी अच्छा लगा। इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था। लाइफ के बारे में आपने आपके जो थॉट्स शेयर किए, डेफिनेटली मैं मेरे लाइफ में भी अप्लाई करूंगा इन फ्यूचर, और काफी अच्छा लगा। और आपके आगे की जर्नी के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आकाश, तुमने बुलाए, मेरे को भी मजा आई तुम्हारे साथ। यू Thank हैव अ वेरी गुड नॉलेज। थैंक यू। एक सवाल कहाँ से निकालते हो मालूम नहीं, कौन सा खजाना है तुम्हारे पास कि आधे के तो मेरे पास जवाब भी नहीं थे, लेकिन आई रियली एंजॉयड। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला तुमको बहुत तरक्की देवे, थैंक यू। फिर बाद में याद रखना लेकिन। थैंक यू सर। थैंक यू। बॉम्बे आने के बाद डेफिनेटली आपको मिलूंगा। पक्का पक्का। मालाड वेस्ट में जो आपका ऑफिस है वहां पर डेफिनेटली मैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू।